अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सियासी मामला तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ बड़े अहम इश्यूज हैं जिन पर इन सियासतदानों ने, हमारे मुख्तलिफ इदारों ने और पॉलिसी साजों ने बड़े, जिसे कहते हैं, बर्क रफ्तारी से काम भी करना है और इन पर एक्शन भी लेने हैं। डंकी और डन, ये दो ऐसी इस्तिलाह हैं जो ह्यूमन स्मगलर्स या फिर एजेंट्स इनका इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि जुमेरात को हुआ, और ये पहला वाकया नहीं था। जुमेरात को जो मौरितानिया कश्ती वाकया है, जिसे मौरितानिया मराकश कश्ती वाकया भी कह रहे हैं, ये अब तक एक मुअम्मा बनी हुई है। कई बहुत सारी अहम इंकशाफात इस हवाले से आ रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स अभी तक सामने आए हैं उससे ये पता चलता है कि ये मौरितानिया से बजरिया किश्ती गैर कानूनी तौर पर ये एजेंट्स या ह्यूमन स्मगलर्स, इन तमाम लोगों को, तो टोटल तारकीन वतन की तादाद 86 थी, जिसमें से 66 यानी 66 पाकिस्तानी थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के बेशतर शहरों से था, जिनमें गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, मंडी बाउद्दीन और भी दीगर शहर थे, जहां से ये नौजवान, और इनकी एज होती है 24 से 35 साल की उम्र, जो ये इस ख्वाब को लेकर जाते हैं कि हम यूरोप जाएंगे, यूरो कमाएंगे, डॉलर कमाएंगे, अपने घर वालों के लिए भेजेंगे। लेकिन क्या ही पता होता है कि जो एजेंट्स उनको लेकर जा रहे हैं वो बीच रास्ते में और पैसों का मुतालबा भी कर सकते हैं, और फिर एक ऐसी कश्ती में बिठाकर उन्हें यूरोप में दाखिल करते हैं कि जो कश्ती डूब जाती है। आज इसी उम्र पर बात करेंगे, लेकिन मैं बात का आगाज करना चाहूंगी जहांगीर कियानी साहब से, जो चचाजाद भाई हैं मियां मोहम्मद रेहान के। मियां मोहम्मद रेहान भी इस बदकिस्मत कश्ती में सवार था जिसका ख्वाब था कि उसने स्पेन जाना है। जहांगीर साहब से पूछते हैं, जहांगीर कियानी साहब बताइएगा कि आपके जो ये चचाजाद भाई थे जो अब नहीं रहे इस दुनिया में और इस बदकिस्मत कश्ती में सवार थे, ये पाकिस्तान से कब निकले और इनकी जो आखिरी डेस्टिनेशन थी वो कौन सी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों लाखों दरूद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उनका सदका मेरे उस प्यारे भाई को अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उसकी कब्र की मंजिलें आसान करे। आमीन। मोहम्मद रेहान जो है वो तहसील खारियां का गांव जौड़ा है जिससे बिलोंग करता था। ठीक। तहसील खारियां डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील है, अब तो डिवीजन भी प्रूव हो गई है। ये तकरीबन दिसंबर से पहले यहाँ से रवाना हुआ है। ठीक है। और यहाँ से बाई एयर वो मुल्तानिया गया है। वहां से इसकी जौड़ा से ही डील हुई थी। जौड़ा का एजेंट था फाद गुजर नामी, उससे इसकी डील हुई थी। अच्छा। 22 लाख रुपया इधर अदा करें और 35 लाख रुपया टोटल है, ये जाके आपने उधर अदा करना है बकाया जो है। अच्छा। और यहाँ से भी बाई एयर लेके जाऊंगा और वहां से भी बाई एयर ही लेके जाऊंगा, यानी मौरितानिया भी, तो मौरितानिया से भी बाई एयर लेकर जाएगा। और आखिरी डेस्टिनेशन स्पेन थी, यानी स्पेन का वादा किया गया था। स्पेन का वादा किया गया था। तो इसकी फाद गुजर की जो वहां के काले या बराक्षी एजेंट है उनके साथ कोई टसल चल रही थी। ये एजेंटों के तो आपस में था, वल्ला क्या था, वो इसके जितने बंदे हैं वो सब सवार करके ना उस बहरी बेड़े में या कश्ती में या जिस चीज में भी है वो समुद्र में ले गए हैं। समुद्र में तकरीबन काफी दूर जाके उन्होंने उस बहरी बेड़े को या कश्ती को खड़ा कर दिया है। अच्छा। तो लड़कों ने सवाल किया है कि आपने क्यों खड़ा किया है, कि हमें और पैसे दिए गए। उन्होंने कहा कि ये एजेंट से आपका मामला है, उससे बात करें। और जो मियां रेहान है वो बात करने वाला था, वो लड़का अच्छा था, वो बंदे से बात कर लेता था। उसने उठ के उससे बात की कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारी कश्ती यहाँ रोक दी है। उसमें वो जो काला था, हबशी था, कौन था, जो भी था, उसने उसे मारना शुरू कर दिया हथौड़ी के साथ। और जब वो गिरा है हथौड़ियां मार के, या आईनी धाड़ था या कुछ भी चीज थी, गिरा है तो अभी जिंदा ही था, तो उसने उठा के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उसे समुद्र में फेंक दिया। ये आप कहते हैं
कश्ती हादसा, मैं तो नहीं मानता ये कश्ती हादसा है। हादसा ऐसा होता है ये हमारे साथ जुल्म किया गया है, सही। हमारा कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है। कश्ती हादसा वो होता है जो कश्ती लहरों में फंस जाए। कश्ती हादसा वो होता है जो कोई तो जहांगीर साहब, किसी जहाज या किसी जहांगीर साहब पहले मुझे ये बताइए, ठीक है आप इसको हादसा नहीं मानते, आप इसे कह रहे हैं कि तशद्दुद है, कत्ल हुआ है, जुल्म हुआ है, लेकिन अब जरा थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि दिसंबर से वो जाते हैं मौरितानिया और बजरिया जहाज जाते हैं, वहां से जाना तो बजरिया जहाज था लेकिन कश्ती में बिठाया गया। साद गुज्जर आपने कहा एजेंट का नाम है और उसी गांव का है, लेकिन वो पाकिस्तान में है या वो वहीं से डील करता है मौरितानिया से? वो मौरितानिया ही बैठा हुआ है। अच्छा, और अभी जिंदा है वो इस कश्ती में नहीं था? ना, वो नहीं था, वो बाहर बैठ के डीलिंग करता था। ठीक है, तो यहाँ से पाकिस्तान से भी तो कोई डील कर रहा होगा ना, जिसको आपने 22 लाख रुपए दिए होंगे। तो वो पहले डील करके पैसे लेके इन लड़कों से पहले वो वहां चला गया था। अच्छा, सही, पहले ही यहाँ से पैसे लिए चले गए। और जो बकिया रकम थी वो किसको देनी थी और कहाँ, पाकिस्तान में देनी थी या मौरितानिया में देनी थी? वो उसी के अकाउंट में डालनी थी। जब ये मुकम्मल अपनी जगह पे स्पेन पहुंच जाएंगे तो तब देनी थी। और ये पैसा यानी कि बड़ी रकम है, 35 लाख रुपए। मैं जानना चाहूंगी कि रेहान साहब क्या करते थे, ये पैसा कहां से आप लोगों ने जमा किया, इतना था उनके पास? रेहान वेल सेटल घर का बच्चा था। मेरे बच्चा जो है वो भी अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। वो भी ताजर थे। उनके चारों भाई जो है वो अच्छा काम करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं थोक परचून की। ठीक। और एक जो है भाई वो ट्रांसपोर्टर था। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो रेहान है इसके पास नई गाड़ी थी टोयोटा हाईएस, वो भाइयों ने नई निकलवा के दी थी 50 लाख की। वो रेंट ए कार के नाम से वो चलाता था। ठीक है। तो बस वो इनकी बातों में आ गया है कि वहां जाके डॉलर मिलेंगे, पाउंड मिलेंगे, जल्दी कमाएंगे, यूरो मिलेंगे, जल्दी कमा के वेल सेटल हो जाएंगे। जी सही। और राब्ता आप लोगों का या किसका हुआ था रेहान साहब से आखिरी मर्तबा? आखिरी मर्तबा उससे बड़े भाई का उससे राब्ता हुआ था जिस दिन वो कश्ती में सवार हुआ है कि आज हम कश्ती में सवार हो रहे हैं। अच्छा। और मेरे बाखरिया सफर के लिए दुआ कर कि मैं अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाऊं। तो उसके बाद राब्ता नहीं हो पाया। फिर एक हमारे गांव का ही लड़का है जैद महमूद भट्ट, वो जिंदा बचा है और एक लड़का और था। उनकी कॉल आई है कि हमारे साथ ये हादसा हो गया है, ऐसे हो रहा है। और वो पता नहीं वो कश्ती से छलांग लगा के भाग के किस तरीके से वो वहां से भागे हैं। और उन्होंने बताया है बाकी जो कश्ती के अंदर थे उनमें से कोई कम ही जो बचा है, जो बोलता था, जो दवाई के लिए तकाजा करता था, खुराक की कमी थी, इन चीजों की कमी के बावजूद बंदा है। आखिर बर्फानी इलाका है, समुंदर था, बर्फबारी थी, सर्दी से, भूख से, बीमारी से बच्चे लड़खड़ा गए थे, बीमार हो गए थे, कमजोर हो गए थे। जो बोलता था या कोई सवाल करता था वो उसको जिंदा ही उठा के कोई यानी राड चार्ट मार के या वैसे ही उठा के समुद्र में फेंक देते थे। सही जहांगीर कियानी साहब, जो बातें आपने बताई हैं यकीनन वो दिल दहलाने वाली हैं और बड़ी अजीब सी ये दास्तान है उन तमाम लोगों की जो यहाँ पैसे देते हैं। और ये तो आपका चीज़ें सामने आ गई। बहुत शुक्रिया कि आपने पार्टिसिपेट किया। ये वाक़यात इतने ज़्यादा रूनुमा क्यों हो रहे हैं और इस दिन में हुकूमत क्या कर रही है? जब कश्ती डूबती है तब हुकूमत जागती है, कमेटी तश्कील होती है, क्रैकडाउन होते हैं, लेकिन इससे पहले क्यों एक्शन नहीं लिए जाते? लेट्स डिस्कस दिस राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। जहां बात हो रही है इंसानी स्मगलिंग और ये मौरितानिया कश्ती हादसे की कि चले उन लोगों को तो बेवकूफ़ बना ही दिया गया। एजेंट्स ने एक मरतबा फिर कामयाबी हासिल की कि इतने सारे पाकिस्तानियों को लालच देकर, गलत ख्वाब दिखाकर, सुहाने ख्वाब दिखाकर उनकी जान ही ले ली है। लेकिन अब आता है मामला कि यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, यहाँ पर ये एजेंट्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं
और क्या ये एजेंट सोली ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट हैंड इन ग्लव उन लोगों के साथ जो कि मैटर करते हैं? यानी क्या आप एयरपोर्ट से बड़े आराम से निकल जाते हैं, कोई आपसे पूछगछ नहीं होती? क्योंकि अभी यूनानी कश्ती जो हादसा हुआ उसके हवाले से जो रिपोर्ट आई, जो मैंने इब्तिदा में जिसका जिक्र किया, उसमें 65 FIA के अहलकारों को जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कहां कहां कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है। जरा इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब, फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी हैं। इनका एक बड़ा तवील एक्सपीरियंस है, न सिर्फ IG पुलिस, IG मोटरवे हाईवेज के हवाले से, एंटी नारकोटिक्स के हवाले से, बल्कि जाहिर है कि अपने इस पूरे करियर में इन्होंने FIA में भी सर्व किया है। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है अजवर शकील साहब, लॉयर हैं एंड ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट ऑन ह्यूमन स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग। अजवर, आपका भी बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी। एक तो FIA की इन्वॉल्वमेंट नजर आ गई, और यहां भी ये जो वाकया हुआ है जिसमें 66 पाकिस्तानी जाते हैं, और अभी हमारे साथ जो विक्टिम हैं उनके चचाजाद भाई भी थे, उन्होंने कहा बजरिया एयर जो है वो मौरितानिया गए और फिर वहां से वादा था आगे ले जाने का बजरिया एयर, लेकिन फिर कश्ती में बिठाया गया। तो ये जो तवातुर से ये कश्ती डूबने के वाकयात हो रहे हैं और इस तरह से यूरोप जाने के ख्वाब पूरे करने के लिए एजेंट्स काम कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारी FIA है वो अनट्रेन्ड है टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि उनके इंसानी स्मगलर्स के साथ बाकायदा ताउन है? जी नादिया, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी, और सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर हम असल चीज़ पे मसले को हल करने की तरफ जाने की कोशिश करें, मसले को समझने की कोशिश करें, फिर ही हम आइंदा लोगों की जानें बचा सकते हैं। सही। लेकिन अगर हम जस्ट प्ले टू द गैलरी करेंगे तो यही होगा जो हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग का फ़र्क आप महसूस कर लें। ट्रैफिकिंग वो है जहां धोखे-दही से लेके जाया जाता है, और उसमें जो शख्स जा रहा होता है उसको नहीं पता होता उसके साथ धोखा दिया जा रहा है। वहाँ जाके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स लेबर और मुख्तलिफ किस्म के काम कराए जाते हैं और धोखा दिया जाता है उसको। सही। और ह्यूमन स्मगलिंग जो इसके साथ एक और रिलेटेड टर्म है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने कंसेंट से जा रहा है, उसको पता है मेरे कागजात गलत हैं, वो सुहाने मुस्तकबिल के लिए जा रहा है, उसको पता है कि मैं गलत कागजात पे जा रहा हूँ। तो ये तो बेसिकली एक फ़र्क महसूस करें। दूसरा, आप ये देखें कि दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, पूरी दुनिया का है। सही। और इसमें 9/11 से पहले क्या होता रहा, 9/11 के बाद क्या हुआ, कोविड में क्या हुआ, अभी जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, फार राइट्स मूवमेंट चल रहे हैं, उस हवाले से, माइग्रेंट्स के हवाले से, जो वेस्ट में और बहुत सी जगह रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, उनमें बड़ी सख्ती आई है। तीसरा सवाल, अब हम आ जाएं FIA पे। एक तो ये याद रखें कि pre-11 या एक ज़माना था जहाँ इदारे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और लोगों को भेजा जाता था, यहाँ वो गलत कागजात पे जाते थे और जाके सेटल होते थे, और जिससे हमारी बड़ी बदनामी हुई। मैं इमिग्रेशन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कोई तकरीबन 2.5 साल रहा हूँ, और हमने यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकी, और बहुत इसी तरह लाहौर, कराची से जो हमारे ऑथराइज पोर्ट्स हैं जहाँ जाते थे वहाँ से रोका गया और बड़े मय्यस लिए गए इस हवाले से। सही। लेकिन ये समझना है आपको चाहिए कि ये स्मगलिंग हो, ये ट्रैफिकिंग हो कैसे रही है। बुनियादी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ से जो ईमानदारी वाली बात है, ये सारे लोग जायज़ कागजात पे यहाँ से जा रहे हैं। FIA के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत से जिन पे इल्ज़ामात लगा जाते हैं वो गलत हैं, मैं उस पर भी डिबेट नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ भी बता रहा हूँ कि आपने जब मुझे प्रोग्राम पे बुलाया, मैंने अपनी पुरानी एक्टिविटी काम को रिव्यू किया और सब लोगों से बात की कि उनका व्यू क्या है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त इस्लामाबाद हमारे एयरपोर्ट से या हमारे बॉर्डर से लोग जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ से जाते हैं, ठीक है, और आगे जाके वहाँ जो उनका एक नेटवर्क है ट्रैफिकर्स का, उनके साथ मिलके किश्ती या लैंड से वो वहाँ आगे यूरोप में जाना चाहते हैं, जहाँ वो समझते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये रखें। दूसरा सवाल ये है कि क्या यहाँ जो नॉन ट्रैफिक एजेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। तो मैंने कई केस स्टडीज एकदम से देखी और मुझे बताया गया कि इसमें पेरेंट्स, इसमें कंप्लेनेंट्स सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये स्मगलिंग के कॉन्टेक्स्ट में है कि अपने मर्जी से सारे के सारे लोग जा रहे हैं। कोर्ट्स में भी जो केसेस जाते हैं, बहुत सारी जगह इनको प्रोसिक्यूट करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ जो है रिजाइल कर जाते हैं विटनेसेस,
हॉस्टाइल हो जाते हैं और उस तरह नहीं आप उन लोगों को सजा दे सकते। तो ये जो ट्रैफिकिंग का मसला है, अगर खाली आप FIA पे ब्लेम कर दें तो ये नाइंसाफी होगी। बुनियादी तौर पे तो आपने एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कम्युनिटी वर्क करना है। मेरा सवाल असवर आपसे ये है, मैं मानती हूं कि कभी मुश्किल जरूर होता होगा इस इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, लेकिन आपने IOM की रिपोर्ट देखी होगी, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, वो कहते हैं कि 2023 से इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनका अराइवल पाकिस्तान से बढ़ा है, और इनमें से आधे से ज्यादा जो है, नियरली हाफ ऑफ देम दे से आर फ्रॉम सेंट्रल पंजाब। अच्छा, एक शख्स है उसका एक नया पासपोर्ट हो जिसपे उसने कभी कहीं ट्रैवल ना किया हो, और आपको पता है कि कहां से सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है, यानी कि लिबिया, तुर्किया, मोरक्को, मोरितानिया, सेनेगल। जब ये वीजे देखते हैं तो फिर तो सवाल होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ी कम उम्र में मैं जॉब के लिए दुबई गई थी, मुझे तो कराची की FIA बार बार पूछती थी आप क्यों जा रहे हैं, प्रोटेक्टर लेकर आए, ये करें वो करें, बड़े सवाल होते थे। तो मैं कैसे मान लूं कि FIA को नहीं नजर आ रहा कि जहां से वो बिलोंग कर रहे हैं और इन जिस जगह पे जा रहे हैं अफ्रीका के ममालिक, वहां कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, और मैं कलीम साहब की बात के साथ भी मुत्तफिक हूं कि FIA अपने एंड पे एक क्रैकडाउन कर रही है। इस चीज को अभी ज़हन में रखें कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डेजिग्नेटेड है टू क्रैक डाउन ऑन ह्यूमन स्मगलिंग इन पाकिस्तान, वो FIA ही है। दिस इज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट ऑफ 2018। सो जरूर FIA अपने एंड पे कोई ना कोई एफर्ट कर रही होगी, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन अभी भी देखें, तकरीबन 8 FIA ऑफिशियल्स फैसलाबाद एयरपोर्ट से राउंड अप हुए हैं, 6 कराची से उनको फैसिलिटेट किया गया बाय बीइंग कंप्लिसिट विद द स्मगलिंग नेटवर्क। उनको फैसिलिटेट किया गया टू अलाउ देम टू ट्रैवल इनटू UAE, जहां से दे एंटर्ड इथियोपिया ओवर इनटू सेनेगल, देन मोरिटानिया एंड देन थ्रू द अटलांटिक ओशन ओवर इनटू स्पेन। और जो इनका डेस्टिनेशन पॉइंट था वो किनेरी आइलैंड्स होना था, but 12 days into their journey the boat capsized। तो FIA जरूर अपने एंड पे एक एफर्ट तो कर रही होगी, इस चीज को कोई डिनाई नहीं करता, बट जब भी कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, हमें राउंड अप्स का भी पता लगता है, हमें इस चीज का भी पता लगता है कि FIA उस पॉइंट पे जाके जो कैचमेंट एरियाज हैं, जैसे गुजरात हो गया या गुजरावाला हो गया या मंडी बहाउद्दीन हो गया, सियालकोट हो गया, वहां पर जाके यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो यहाँ पर कैपेसिटी का भी इशू खड़ा होता है कि इसको एक ईयर राउंड एफर्ट क्यों नहीं बनाया जाता, कि जैसे ही स्मॉग का क्राइसिस है, जैसे ही एक पब्लिक नैरेटिव बनता है तो साथ ही क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, लेकिन ईयर राउंड आपको एफर्ट नहीं नजर आती, इधर भी आपको इंसिडेंट टू इंसिडेंट एफर्ट नजर आती है। तो मुझे यहाँ पर एक कंप्लिसिटी का भी इशू नजर आता है और कैपेसिटी का भी इशू नजर आता है। हम जब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अम्ब्रेला के नीचे इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो हमारी जो प्राइमरी रिसर्च थी, जिसमें हमने स्मगलर्स और विक्टिम्स, स्मगलिंग विक्टिम्स से बात की थी, उन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था, फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया था कि उनको किकबैक्स लेते हुए नजर आए थे। अच्छा। तो इस चीज को हमने अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड किया, और जो एडवोकेसी सेशन हमने इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज किया था, उसमें हमने FIA ऑफिशियल्स को, जो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन को, उनको कन्फ्रंट किया कि ये रिसर्च हमारी रिपोर्ट में उभर के आई है, तो आपका इसके बारे में क्या मौकफ है। तो उन्होंने उस पॉइंट पे इस चीज को डिनाई भी करने की कोशिश की थी, फिर एक्सेप्ट भी करने की कोशिश की, और उसको जस्टिफाई भी करने की कोशिश की। तो मुझे एक यूनिफाइड स्टांस भी इस चीज के ऊपर नजर नहीं आता। तो जरूर एफर्ट की जा रही होगी, मैं कलीम साहब की बात के साथ मुत्तफिक हूं, लेकिन जहां पर कंप्लिसिटी और कैपेसिटी का इशू है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। ये बात असवर की बिल्कुल सही है कि कैपेसिटी एंड कंप्लेसेंसी पूरे साल ये चीज करनी है, क्योंकि FIA ही वाहिद वो है जिसने इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ह्यूमन स्मगलिंग को रोकना है। देखें, आजाद ने बड़ी अच्छी बात की है, हम नी जर्क रिएक्शंस पे चलते हैं, हम फाइटिंग मोड पे होते हैं, हमारे सब सर पे एक चीज़ कोई सवार हो जाती है, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम ऑपरेशंस कर रहे हैं। देखें, लॉ एनफोर्समेंट आपके लीगल प्रोविजंस इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, आपने अपने इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करनी है, आपने ये इंश्योर करना है
कि ड्यू प्रोसेस जो है वो सारा चल रहा है, और ताकि जब कोई मुश्किल वक्त आए तो मज़ीद बेहतर तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। मैं आपको बता रहा हूँ कि FIA और सारे इदारे एक ज़माने में बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, और मैं क्योंकि ख़ुद FIA में काम करता रहा हूँ, ना सिर्फ FIA बल्कि जो उसके साथ मिलते जुलते सारे इदारे थे सब उसमें थे, क्योंकि बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस था। अभी आज की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर ये कह दें कि FIA जिम्मेदार है तो गुफ्तगू यहाँ ख़त्म हो गई है, और आप तैयारी करें अगली कोई नई किश्ती की बुरी खबर सुनने की। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे लोग यहाँ से, आप ये तो नादिया उनकी बात कर रहे हैं ना, जो कि लोग बेचारे दुनिया में नहीं रहे और चले गए, और माँ बाप ने उनका बड़ा गम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन 90% लोग आज भी कामयाबी से दूसरे मुल्क पहुंच गए हैं। इस सक्सेस रेट की वजह से ये सारे बाकी भी जाने के लिए तैयार बैठे हुए। दूसरा, आपको लीगल अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बेहतर करना है। अभी हमारे जो दोस्त ने बात की, देखिए FIA कैसे किसी को ऑफलोड कर सकती है कि उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। या तो आप प्रोविजंस डालें लॉ में, या तो आप जो सॉम का कानून है या टिप का कानून है उसमें डालें कि भाई वो ओवरऑल जो है उनको रोक सकते हैं। सबको पता है ये कहाँ जाके क्या करते हैं, आप किसी हद तक तो रोक सकते हैं, लेकिन उसके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है, या तो आप इसकी प्रोविजन डालें। दूसरा ये है कि आपने कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत करनी है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ रखना है, इलाके के जो बहुत सारे आपके फोरम्स हैं वहाँ आपने जो है लोगों को आगाही पैदा करनी है कि ये काम ना करें, इससे नुकसान होता है। फिर साथ साथ आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें, लोगों की स्किल्स डेवलप करें। सबसे ज़्यादा लोग सब जो जा रहे हैं वो यूथ जा रहे हैं, और आप एक लीगल डोमेन पैदा करें कि जो बाहर जाना चाहता है वो उस चैनल को इस्तेमाल करे, क्योंकि आप ये नहीं कर रहे हैं, ये सारे जो हैं इसलिए ये दूसरा रास्ता अपनाते हैं। आप भेज दें, आप कमेटी बना लें, आप टास्क फोर्स बना लें। देखिए मॉडल्स दुनिया में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए 3P मॉडल मौजूद है, प्रोसिक्यूशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन, जो कि बड़ा दुनिया में सक्सेसफुली काम कर रहा है। यहाँ पर उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह नॉर्डिक मॉडल ऑफ अप्रोच है जो क्रिमिनलाइज करता है बहुत सारी चीज़ों को। देखिए आपने पेरेंट्स को, गार्जियंस को, काउंसलर्स की भी लाइबिलिटी डालनी है कि वो अपने बच्चों को कैसे जाने दे रहे हैं, और क्यों नहीं फिर बाद में अदालतों में खड़े हो रहे हैं लोगों के खिलाफ जो धोखाधड़ी से इनको लेके गए। इसी तरह ऑन टॉक जो है यूनाइटेड नेशंस का ट्रांस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर नेटवर्क है, ये बड़ा इस सिलसिले से काम कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ भी काली भेड़े मौजूद हैं, दूसरे मुल्कों में भी मौजूद हैं। इनका नेक्सस है जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत इन सारों को इस तरह लेके जा रहे हैं, और वहाँ इनको बहुत सारे लोग जो है इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। याद रखें कि एक वॉच लिस्ट मौजूद है जस्टिस डिपार्टमेंट USA की, और पूरी दुनिया में वो मुल्कों को उस तरह असेस करते हैं, जिसमें Tier 1, Tier 2 और Tier 3 कंट्री को वो डिफाइन करते हैं। मैंने एक दफ़ा आपके पहले प्रोग्राम में भी किया था। Tier 1 वो है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक रहे हैं और सक्सेसफुली कानून बना रहे हैं और कामयाब हो गए। Tier 2 वो है जो कि कानून एग्जिस्ट करता है, कोशिश करते हैं, कभी कामयाब होते हैं, कभी नहीं होते, हम Tier 2 में फॉल करते हैं। और Tier 1 वो मुल्क है जो कि कोशिश भी नहीं कर रहा है, कानून भी नहीं बना रहा है, और वहां से बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। तो FIA के लोगों को जरूर पकड़ें जिन्होंने बुरा काम किया है, लेकिन साथ साथ लॉन्ग टर्म मैयर्स लें। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, FIA के सही है। एक तो आपने कहा कि वाहिद जिसने रोकनी है, कैपेसिटी कंप्लेसेंसी का इशू है, रूट कॉज भी हमने आइडेंटिफाई किया। लेकिन मुझे ये बताइएगा, एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, एक तो कमेटी तश्कील हो गई जो वहां जाकर के इस वक्त इन्वेस्टिगेट करेगी कि हुआ क्या था, लेकिन एज वी स्पीक कई ऐसे भी लोग होंगे असफर जो इस वक्त सेफ हाउसेज में इन्हीं कंट्रीज के बैठे हुए होंगे कि कब उनकी बारी आती है कि उन्हें भी कश्ती में सवार किया जाए और फिर उनकी यूरोप की उस डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जाए। वहां तक किसी तरह से नहीं पहुंच सकते क्या? जाहिर है पूरा डेटा मौजूद होता है कौन इस मुल्क से, किन हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, कहां कहां से निकल के जा रहे हैं। डोंट यू थिंक इट इज पॉसिबल? जी, जो स्मगलिंग नेटवर्क है वो सिर्फ लोकल सतह पे मौजूद नहीं है, वो इंटरनेशनल सतह पे मौजूद है, और इनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज होती है। इधर भी आप देखें, जो एक मदर और उनके सन को अभी अरेस्ट किया गया है, द सन वाज सिटिंग इन इटली, द मदर वाज सिटिंग हियर, देयर इज वन सन सिटिंग इन सेनेगल। तो सेनेगल से उन्होंने ऑनवर्ड फैसिलिटेट करना है ओवर इनटू यूरोप, चाहे वो स्पेन के थ्रू हो या इटली हो या ग्रीस हो। तो देखिए, एक
नेटवर्क तो इंटरनेशनल सतह पे मौजूद है, तो अगर इंटरनेशनल सतह पे स्मगलिंग नेटवर्क मौजूद है तो इंटरनेशनल सतह पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स हैं वो भी मौजूद हैं जो इस नेटवर्क के साथ कंप्लिसिट हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारी रिपोर्ट ने भी इस चीज़ को डिस्क्लोज किया था। किकबैक्स अगर आपको पाकिस्तान में ऑफिशियल्स लेते हुए नजर आते हैं तो इंटरनेशनल सतह पे भी ये चीज़ मौजूद है, पाकिस्तान इस चीज में यूनिक नहीं है। ये पहली बात। और दूसरी बात, आपने जिक्र किया था इसका इकोनॉमिक डिप्रेविटी का, तो इसको मैं एड्रेस कर देता हूं। ये सिर्फ एक इकलौता रीजन नहीं होता कि एक विक्टिम पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क में जाने का फैसला करता है थ्रू इर्रेगुलर मींस। इसमें देखें जो ईयर इन ईयर आउट जो पॉपुलर कैचमेंट एरियाज हैं वो सेंट्रल पंजाब की सिटीज हैं। बिल्कुल। गुजरात होगी, गुजरांवाला हो गया, सियालकोट हो गया, मंडी बहाउद्दीन हो गया। नाउ दीज आर नॉट द मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसी क्या वजह है कि यहीं से ही बार बार विक्टिम्स जाते हैं? और इसका जो आंसर है वो है पीयर इफेक्ट। जब एक विलेज से या एक एरिया से एक इंसान जाता है और वो जाके व्हाट्सएप पे अपनी वीडियोस या इंफॉर्मेशन शेयर करता है और जिस तरह बात की सुहाने बाग वो दिखाता है, तो उस एरिया के जो और लोग हैं उनका भी जाने का दिल करता है। और जब एक नेटवर्क का एजेंट ऑलरेडी उस एरिया में मौजूद है, ऑपरेट कर रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन लोगों के पास होती है, और ये तो अब आप फेसबुक पे भी सर्च करें, व्हाट्सएप पे भी बहुत आराम से सर्कुलेट करते हैं, ये अपनी इंफॉर्मेशन अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करते हैं, तो वो भी उनकी सर्विसेज को अवेल करते हैं। तो बात यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक डिप्रेविटी की नहीं आती। लोग हमेशा सोचते हैं कि जी, लोग हमेशा सोचते हैं कि इन्होंने 2.53 मिलियन रुपीस दे दिए, अगर इनके पास इतना ही पैसा था तो यहाँ पर कोई दुकान लगा के कोई बिजनेस कर लें तो उनका ज्यादा फायदा होगा। लेकिन बात यहाँ पर होती है पीयर इफेक्ट की। सही। वो एक इंसान को जाते हुए देखते हैं, फिर उनका भी जाने का दिल करता है। सही। थैंक यू सो मच असफर, आपका भी शुक्रिया। सैयद कलीम इमाम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। ब्रीथ पाकिस्तान डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से आगाही मुहिम क्लाइमेट चेंज के मुज़र असरात, इससे किस तरह से बचा जा सकता है, यह भी जारी है। और बड़ी ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि आप सबको समझ आ सके कि किस तरह से ये पाकिस्तानियों को भी अफेक्ट कर रहा है, लॉन्ग टर्म में कैसे अफेक्ट करेगा और कहाँ इससे निमटने के लिए किस किस को अपना हिस्सा डालना है। आज हमारे साथ हमारे मोहतरम मेहमान जफर मसूद साहब, आपसे हैं चेयरमैन OGDCL बोर्ड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जफर साहब, आपका नाम सुनते ही और OGDCL का नाम सुनते ही लोग कहेंगे क्लाइमेट चेंज से आप लोगों का क्या ताल्लुक है, और बल्कि जो बड़ी बड़ी हम कंपनीज देखते हैं उनमें माजरत के साथ लोग ये समझते हैं कि CSR इज नाउ क्लाइमेट चेंज। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्लाइमेट चेंज OGDCL बोर्ड, रिश्ता बताइए पहले मुझे, ताकि लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि लोग वाकई शॉक में होंगे कि हम ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की बात कर रहे हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। बहुत शुक्रिया नादिया, बहुत शुक्रिया डॉन का कि आपने अपॉर्चुनिटी दी, और मुझे आपने जो ये स्पॉट पे डाला है ना, ये मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी था। तो पहले तो मैं कॉन्टेक्स्ट में ये बात आपको बता दूं कि हम गालिबन बदनाम ज़्यादा हैं एज अ सेक्टर, मगर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इन एमिशंस वो मेरली 14% है। There are other industries which are much more a culprit than ourselves. सिर्फ 14%? सिर्फ only 14% comes through from the E&P sector, okay. Oil and gas sector. The real culprits are somewhere else. They are transport sector, they are the livestock sector, the agriculture sector. ठीक है. Having said that, the important aspect here is that it's our collective effort. So even if we are contributing 14%, we believe that our contribution should be 100% towards alleviation of this. And that's the reason why you see OGDCL taking the lead in addressing the climate challenges. सही। हमारा एक बड़ा एक डायलेमा है नादिया के एज अ कंट्री हम सिर्फ 0.84 मेट्रिक टन CO2 की एमिशन ग्लोबल में कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्लोबली 4.6% एवरेज है, और अगर रीजन में भी आप देखते हैं तो 1.8 मेट्रिक टन जो है वो इंडिया है, 0.6 जो है वो बांग्लादेश है, हम वहाँ पर भी काफ़ी नीचे हैं। US बाय द वे टू योर सरप्राइज में भी इज़ 14.2%,
China is 7%, although they have done a brilliant job in terms of addressing this particular aspect, but nevertheless they are still, big contributor to the emission. यानी हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन असरात हम पर बहुत ज्यादा। अब ये जो है ना सेकंड पीस है, जो इमिशन का आफ्टर इफेक्ट है ना, वो बड़ा जरूरी है। जो स्मॉग की सूरत में आपको नजर, अब एक तरफ तो हम इमिशन की हद तक कम हैं, लेकिन जब आप हमें देखते हैं कि हम स्मॉग की हद तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पे देखते हैं, तो हमारी जो 2 शहर हैं और कुछ शहर और भी हैं पंजाब के और इस्लामाबाद भी, वो आपको बहुत ऊपर नजर आते हैं ऑन द इंडेक्स, ग्लोबल लेवल पे नजर आते हैं। देखिए नादिया, जो फैक्ट है वो ये है, और मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में जो आपने शुरू में कहा उसमें फिट करना चाहूंगा इसको। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये ग्लोबल जो है ना क्लाइमेट, वो कोई बाउंड्रीज नहीं देखता, वो कोई मुल्कों में फर्क नहीं करता कि मैंने इंडिया में इतनी पोल्यूशन करनी है और मैंने यहाँ इतना करना है। वो इट्स अ ग्लोबल एजेंडा एंड एवरीबडी नीड्स, जिस तरह मैंने आपसे पहले स्टैटिस्टिक्स शेयर किए, उसकी बेसिस पे वी आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग दैट इज टेकिंग प्लेस। एंड ग्लोबल वार्मिंग में अगर आप देखेंगी तो 173 हमारे जो है वो वेदर कंडीशंस हमने फेस किए 1998 से 2024 तक, बिकॉज ऑफ नॉट बाय आवर ओन डूइंग, बट कमिंग थ्रू फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल प्रेशर्स। सही। और इसी की वजह से बड़ा जरूरी है कि हम सब कलेक्टिवली इसको देखें। हम ये समझते हैं कि आज भी हमें जरूर एक एफर्ट करनी चाहिए कि जो हमारे ताईं काम हो सकता है, उस 0.84 को भी कम करने के लिए हमें वो भी करना चाहिए। अच्छा, तो इसको मिटिगेट करने के लिए, यानी कि जो असरात हैं और ताकि कम से कम हो और हम कंट्रीब्यूटर ना हो, उसके लिए जो पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं, जो पब्लिक है और जो गवर्नमेंट है, OGDCL है, वो क्या कर रहा है? बिकॉज ये शॉर्ट टर्म तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसमें नादिया 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि मैं अभी पिछले महीने चाइना में था, एंड चाइना इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल कि किस तरह उन्होंने अपना जो था वो बहुत ही बुरे हालात में टर्न अराउंड किया। एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो 2000 से ऊपर हुआ करता था, उसको वो लेके आए 300 के नीचे इन मेयरली 4 ईयर्स। और वो यहाँ ये बात करते थे, और मैंने खुद ये देखा है कि किस तरह उन्होंने एकेडेमिया, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी, देखिए कोई रिफॉर्म भी जो है ना, और कोई भी डिफिकल्ट डिसीजन हो ही नहीं सकता कामयाब जब तक कि सिविल सोसाइटी और सोसाइटी इन जनरल हैज द बाय-इन इन दैट। बिल्कुल। तो एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, फ्रॉम रेगुलेशन ऑल द वे डाउन टू द कंट्रीब्यूशन अपने हद तक by the corporates and individuals too. You and I also need to work towards making sure कि हमारे एंड से भी जो है वो जितना इन्वायरमेंट को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बेहतर तरीके से या मिटिगेट कर सकते हैं, उसको हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही। और इस सिलसिले में हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं कि हम ये ना कर पाए। जिसमें फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारी, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.55%, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ गई। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारा चैलेंज क्या है कि हमारे जो अर्बन सेंटर्स के अंदर भी सिर्फ 25% लोग वो हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। 75% लोग जो हैं उनको या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज करना पड़ता है, विच ऑल कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स। तो जो आप पहले बात कर रही थी, जो एमिशन में शायद हम ना कर रहे हो, मगर पोल्यूशन की हद तक ट्रांसपोर्टेशन इज द बिगेस्ट कल्प्रिट, जो मैंने आपसे पहले गुजारिश की। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एज ए सोसाइटी, अब हमारा रोल आ जाता है कि हम एक कार पूल का कॉन्सेप्ट लेके आए, हम सब मिल के चले, इस बात को एहसास करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। देखिए नादिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमर ये है कि ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन आवर लाइवलीहुड, ऑन आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। न सिर्फ जिंदगी पर है जफर साहब, बल्कि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो आप देखिए किस तरह से तबाह हो रही है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बच्चों के साथ कर रहा है, उस पर भी हमने काफी प्रोग्राम्स किए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन बसत एतरार एक चीज देखिए, आपने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन जाहिर है एमिशन कॉस्ट करती है, बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम पर रिलायबिलिटी कम है और प्राइवेट अपनी अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर भी हुकूमत का रोल आता है। वो किस तरह
का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम है। हमने सिंगापुर में देखा गाड़ी निकालना कितना मुश्किल काम है, एंड ज्यादातर लोग किस तरह से ट्रैवल करते हैं। जी, लंदन में भी एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन एक चीज जो बार बार लोग पॉइंट आउट करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट करते हैं, वो कहते हैं जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ दैट इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क। जी, वो जो फ्यूल हमें इस वक्त यूज करना चाहिए जी, वो यूरो 4 की बात हम भी करते हैं, वो यूरो 5 पे अब चलेगी ये बात, वो हमें करना है एट सम पॉइंट टाइम। बट फ्रैंकली स्पीकिंग नादिया, वो एक पीस जो है ना, उससे रिलेटेड बहुत सारे और पीसेज हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी गाड़ी की फिटनेस है वो बहुत मैटर करती है। हमारे तकरीबन 70 से 80% गाड़ियां जो हैं उनके इंजन जो है वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो पोल्यूशन की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। हमारी तकरीबन 40% जो गाड़ियां हैं वो 10 साल से पुरानी गाड़ियां हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये रेगुलेशन के थ्रू बहुत अच्छी तरह मैनेज हो सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? देखिए, एक तो हो गया रेगुलेशन का पीस और इनके इम्प्लीमेंटेशन का पीस। प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है अफोर्डेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब आपकी पर कैपिटा इनकम ही कम होगी तो आप एक हद तक ही अपनी रेगुलेशन बना सकते हैं ना, जो लोगों पे आप इम्पोज करें। लिहाजा वहां पर जो फाइनेंस वाली बात आ जाती है, या तो गवर्नमेंट उसके अंदर अपना रोल प्ले करेगी, गवर्नमेंट के पास तो फिस्कल स्पेस अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और इट्स अ पीपीपी प्रोपोजिशन, जो बाय द वे हालांकि उनकी एथोस में कहीं पीपीपी फिट ही नहीं आती यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उन्होंने जो अपना क्लाइमेट का इशू है उसको बहुत हद तक पीपीपी से रिजॉल्व किया है। मैं आपको एक और आज बात रिवील कर दूं कि टेस्ला जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो एनर्जी सेक्टर का फंड था उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी था यूएस में। उन्होंने 9 साल पहले पैसे वापस कर दिए थे, मगर वहां पर भी सरकार ने पैसे दिए थे। जो कैपिटलिज्म का मक्का है, वहां पर भी उन्होंने रियलाइज किया कि हमें ये सब चीजें मिलके चलनी पड़ेंगी। सही। रेगुलेशन भी इंट्रोड्यूस की, द फेमस कैलिफोर्निया व्हीकल रेगुलेटरी बोर्ड, द फेमस ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल कोट किया, ये सब लोग साथ मिलके चलेंगे तो काम बनेगा। और पाकिस्तान का मसला तो और भी एक्यूट है, बिकॉज हमारे पास गवर्नमेंट के पास उतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है कि वो ये प्रोवाइड कर सके। मैं आपके ना पहले वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उस पर आ रहा हूँ दोबारा से वापस। CSR नहीं है ये। देखिए, इसको अगर हम CSR के तौर पर ट्रीट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये एजेंडा इतना जाइगेंटिक है और इतना मैसिव है कि हम इसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। ये हो रहा है CSR की तरह ट्रीट। अच्छा, मसला क्या है कि CSR में रूम भी अवेलेबल नहीं है आपका कि आप इतनी बड़े इशू को एड्रेस कर सकें। तो एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये इसको हम लोगों को एज कॉर्पोरेट सेक्टर इम्बेड करना पड़ेगा इन आर स्कीम ऑफ थिंग्स, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। तो तब ये इश्यूज एड्रेस होंगे पाकिस्तान की हद तक, अदरवाइज वी विल हैव अ प्रॉब्लम एट हैंड। बहुत बहुत शुक्रिया जफर मसूद साहब, आप एक बड़ी मुफस्सिल नशिस्त और रहेगी, लेकिन इतने कम वक्त में भी आपने बहुत बेहतर तौर पर लोगों को समझाने की कोशिश भी की। सबने जाहिर है हिस्सा डालना है। ये नहीं हो सकता कि आपसे तो कहा जाए कि आप डालें हिस्सा और मैं ना डालूं। यानी हम अपने तही किस तरह से इस माहौल को बेहतर कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के जो मुज़र असरात हैं इससे निमटने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, इसी पर डॉन मीडिया ग्रुप ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से ये आगाही मुहिम कर रहा है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।